सबसे पहले तो आज मैं आपको प्रॉपरली इंट्रोडक्शन दूंगी कि बेटा क्रोमेटोग्राफी होता क्या है। जनरली टीचर्स क्या करते हैं, क्रोमेटोग्राफी लिखवाना शुरू कर दिया, समझाना शुरू कर दिया, लेकिन मैं तुमको आज बताने वाली हूँ क्रोमेटोग्राफी की हमें ज़रूरत ही क्यों पड़ी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया प्लस। कैसे हैं आप सारे बच्चे? उम्मीद कर रही हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग अपने 7th सेमेस्टर में एनालिसिस पार्ट कवर अप कर रहे हैं। एनालिसिस की आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द इंस्ट्रूमेंटल मैथड एनालिसिस एंड इसमें आज की जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट होने वाली है दैट इज गोइंग टू बी द क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी आप सारे बच्चों को पता है कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है, कितने ज़्यादा सवाल डायरेक्टली क्रोमेटोग्राफी से बनते हैं। क्रोमेटोग्राफी अगर आप आगे चल के किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, आगे चल के अगर आप GPAT की, नाइपर की, ड्रग इंस्पेक्टर की, फार्मासिस्ट की या फिर ऐसे किसी भी एग्जाम की तैयारी करोगे तो उसका सबसे बड़ा वेटेज पता है किसका होता है? क्रोमेटोग्राफी का। तो क्रोमेटोग्राफी से सवाल आना बहुत ज़्यादा लाजमी है, बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर बेटा आज हम सबसे पहले तो क्रोमेटोग्राफी का इंट्रोडक्शन करने वाले हैं कि मैम ये क्रोमेटोग्राफी होता क्या है। उसके बाद वन बाय वन हम हर टाइप की क्रोमेटोग्राफी, इससे पूछे जाने वाले सारे सवाल, एक एक चीज़ प्रॉपरली बहुत ही डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अगर आप लोग पहली बार इस चैनल पर आए हो तो ज़रूर से व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा बेटा, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, ताकि आपको सभी क्लासेस के हैंड रिटन नोट्स की PDF अवेलेबल करवाई जा सके। तो यहाँ जितनी भी क्लासेस हो रहे हैं, जिन भी फैकल्टीज़ के क्लासेस हो रहे हैं, उन सभी की PDF आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप पे। ज़रूर से उसको ज्वाइन कर लीजिएगा एंड जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक दैट इज क्रोमेटोग्राफी। सबसे पहले तो आज मैं आपको प्रॉपरली इंट्रोडक्शन दूंगी कि बेटा क्रोमेटोग्राफी होता क्या है। जनरली टीचर्स क्या करते हैं, क्रोमेटोग्राफी लिखवाना शुरू कर दिया, समझाना शुरू कर दिया, लेकिन मैं तुमको आज बताने वाली हूँ क्रोमेटोग्राफी की हमें ज़रूरत ही क्यों पड़ी। ऐसा क्या था जो हमें क्रोमेटोग्राफी पढ़ने की रिक्वायरमेंट पड़ी, हमें क्रोमेटोग्राफी समझने की रिक्वायरमेंट पड़ी। हमारे सिलेबस में इतना बड़ा वेटेज क्रोमेटोग्राफी का ही क्यों है, ऐसा क्या होता है इसमें, सारी चीज़ें हम वन बाय वन वाइंड अप करने वाले हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं अपनी सेपरेशन टेक्निक। यानी जो क्रोमेटोग्राफी होता है उसको अगर मैं एक सीधी सिंपल भाषा में बताऊं तो पता है मतलब क्या होता है मैम? क्रोमेटोग्राफी का ना एक सीधी सिंपल भाषा में मतलब होगा हमारे पास सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स। मतलब अगर आप डिफरेंट कंपाउंड्स को बेटा मिक्स कर दो तो उसको एक क्या बन जाएगा मैम? एक मिक्सचर बन जाएगा। और फिर उसी मिक्सचर को अगर हमें सेपरेट आउट करना है तो इस कौन सी टेक्निक से किया जा सकता है मैम? ये कर्म करवा सकते हैं अपनी क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक से। नहीं समझे? चलो समझाती हूँ। ये देखिए आपके पास में दिख रहा होगा आपको एक सोल्यूशन। You are having a this kind of solution। अब इस सोल्यूशन में पता है मैंने क्या किया? मैंने वाटर में डिफरेंट टाइप के कलर्स डिसॉल्व कर दिए हैं। अब यहाँ पर मैंने डिफरेंट कलर डिसॉल्व किए। आपको ये क्या दिख रहा है? पिंक। लेकिन इसमें पता है मैंने ब्लू कलर भी मिक्स किया है, मैंने येलो कलर भी मिक्स किया है और मैंने इसमें रेड कलर भी मिक्स किया है। देखो येलो का एक छोटा सा ड्रॉपलेट आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा। यहाँ पर मैंने डिफरेंट कलर्स मिक्स कर दिए। तो सॉल्यूशन में भी यही होता है। क्या होंगे सॉल्यूशन में मैम? डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट कंपाउंड्स यहाँ डिसॉल्व होंगे, डिफरेंट ड्रग्स यहाँ पाए जाएंगे। अब इस सॉल्यूशन में कितने ड्रग्स पाए जा रहे हैं, इस मिक्सचर से सॉल्यूशन को अलग अलग करना, इस मिक्सचर से कलर्स को अलग अलग करना, यही होती है हमारी क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक। यानी क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स में क्या होता है मैम? हमें पूरा एक मिक्सचर दिया होता है, उस मिक्सचर से हम बेसिकली अपने कंपाउंड्स को या अपने ड्रग्स को सेपरेट करने का काम करते हैं। और इस टेक्निक को क्या बोला जाता है मैम? इस टेक्निक को बोला जाता है क्रोमेटोग्राफी। एंड क्रोमेटोग्राफी किससे मिलकर बनी होती है मैम? क्रोमेटोग्राफी का सीधा सिंपल सा मतलब है दैट इट इज द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स। यानी जो हमने अभी मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स की बात करी, उस कंपाउंड्स को सेपरेट करने के लिए हमें जिस प्रोसेस की जरूरत होती है, उसके अलग अलग कंपाउंड्स को अलग अलग जानने के लिए हमें जिसकी जरूरत होती है, व्हाट इज दैट मैम? उसको कहा जाता है क्रोमेटोग्राफी। अब क्रोमेटोग्राफी बेटा आपके दो शब्दों से मिलकर बनी है। मैम कौन से शब्दों से मिलकर बनी है प्लीज बताइए? पहला शब्द बेटा हो जाता है हमारे पास क्रोमा, बहुत बढ़िया। और देखो दूसरा शब्द क्या हो जाएगा मैम? दूसरा शब्द हमारे पास हो जाएगा ग्राफी। यानी बेटा क्रोमेटोग्राफी ना हमारे पास दो शब्दों से मिलकर बनी है और वो दो शब्द हैं क्रोमा एंड द ग्राफी। क्रोमा का मतलब क्या होता है मैम? क्रोमा का मतलब होता है हमारे पास में कलर। यानी हमें क्या देखना है यहाँ पर मैम? हमें डिफरेंट टाइप के कलर्स ही तो देखने हैं यहाँ पर। व्हाट अबाउट ग्राफी?
ग्राफी का मतलब होता है राइटिंग। हालांकि इसका कुछ खास मतलब आपको समझ में नहीं आएगा, समझ में आपको ये आएगा कि जब जब हम कंपाउंड में, मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स में डिफरेंट सेपरेट कंपाउंड्स को अलग करेंगे, उनको ड्रग्स को अलग करेंगे, तो इसके लिए एक टेक्निक होती है जिसको क्या बोलते हैं मैम, दिस इज कॉल्ड एज अ क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी में कंपाउंड्स होते हैं ना, वो मिक्सचर के फॉर्म में होते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने बहुत सारी एक पत्तियां ले ली, ग्रीन लीव्स, बहुत सारी ग्रीन लीव्स ले ली। अब उन बहुत सारी ग्रीन लीव्स को मिक्स करा, पेस्ट बना लिया उनका। अब उनके पेस्ट बनाने के बाद हमने क्या किया, उनका पेस्ट बनाने के बाद एक हमने कॉलम लिया, उस कॉलम में क्या करा मैंने, उनका पेस्ट पूरा प्रॉपर्ली डाल दिया। अब फिर यहाँ कोई ना कोई मैं टेक्निक चलाऊंगी, कोई भी हमारे क्रोमेटोग्राफी टेक्निक आएगी। उस क्रोमेटोग्राफी टेक्निक के बाद पता है, वो जो ग्रीन कलर का मुझे पत्तियों का पेस्ट मिला था, जब मैंने अपनी एनालिटिकल टेक्निक, अपनी क्रोमेटोग्राफी टेक्निक फॉलो अप करी, तो मुझे अलग अलग 3 स्पॉट मिले, अलग अलग कलर्स के 3 स्पॉट मिले। यानी उन ग्रीन पत्तियों से मुझे अलग अलग कलर्स के 3 मिक्सचर मिले। दैट मीन्स उन पत्ती से मैंने अलग अलग कंपाउंड्स को सेपरेट आउट कर लिया। और ये जो हमें कलर्स दिखे, जो अलग अलग कंपाउंड के कलर्स दिखे, इस टेक्निक को बोला जाता है बेटा क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक। और ये जो मैंने आपको पत्तियों वाला एक्सपेरिमेंट बताया, वो हमारे एक रशियन बॉटनिस्ट ने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया था, जिनका नाम था माइकल स्वेट। माइकल स्वेट ने सबसे पहले क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक को फॉलो किया। ये एक तरीके की बेटा एनालिटिकल मेथड होता है, और इस एनालिटिकल मेथड को फॉलो करने वाले, इसको देने वाले जो सबसे पहले हमारे साइंटिस्ट थे, ही वॉज अ रशियन बॉटनिस्ट जिनका नाम था माइकल स्वेट, है ना जी। तो क्रोमेटोग्राफी क्या होता है मैम, मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स होता है ये, जिसमें हम सेपरेशन करते हैं। 2 शब्दों से मिलकर बना है क्रोमा एंड द ग्राफी। और इसका क्या मतलब होता है मैम, इसका मतलब होता है कलर एंड नथिंग बट राइटिंग। डन। अब चलो हम क्रोमेटोग्राफिक मेथड को एकदम डिटेल से समझ लेते हैं। मैम क्रोमेटोग्राफिक मेथड में आपने क्या बताया, अभी अभी बेटा हमने डिस्कस किया, दिस इज अ सेपरेशन टेक्निक। ये क्या होता है मैम, ये हमारे पास ना एक तरीके की सेपरेशन टेक्निक होती है। और ये हमारे पास होती किस तरीके की है मैम, ये एनालिटिकल सेपरेशन टेक्निक होती है ना जी। यहाँ पर क्या किया जाता है मैम, यहाँ पर कंपाउंड्स को उनके मिक्सचर से अलग अलग किया जाता है। यानी हम क्या बोल सकते हैं मैम, आप ये भी बोल सकते हो कि दिस इज अ टेक्निक ऑफ सेपरेशन। हम और क्या बोल सकते हैं मैम, क्रोमेटोग्राफी के लिए आप ये भी बोल सकते हो ना कि दिस इज अ टेक्निक ऑफ सेपरेशन, जहाँ पर हम मिक्सचर ऑफ कंपाउंड से, ये देखिए इस तरीके के किसी मिक्सचर ऑफ कंपाउंड से क्या करते हैं मैम, आप सेपरेट करते हो अलग अलग कंपाउंड को। यानी जब हम इस तरीके के किसी भी मिक्सचर से अपने अपने कंपाउंड्स को सेपरेट आउट करेंगे, डिफरेंट कलर्स में जब हमें मिलेगा, वो इस एनालिटिकल टेक्निक को क्या बोलेंगे मैम, दिस पर्टिकुलर एनालिटिकल टेक्निक इज कॉल्ड एज द क्रोमेटोग्राफी। गॉट इट। तो इसको क्या बोलते हैं मैम, ये हमारे पास क्रोमेटोग्राफी होता है। जैसे कि समझने की कोशिश करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई सोल्यूशन है ना, हमने यहाँ पर देखा कि हमारे पास सोल्यूशन है। अब सोल्यूशन में क्या क्या अवेलेबल है मैम, आपके सोल्यूशन में आपको डिफरेंट तरीके के ड्रग्स मिल रहे हैं। मान लीजिए ड्रग ए, बी और सी, अलग अलग ड्रग आपको मिले। ये पूरा एक सोल्यूशन बना हुआ है, मिक्सचर है। अब इस मिक्सचर से अगर हमें इन ड्रग्स को सेपरेट आउट करना है, मिक्सचर से अगर हम ए अलग निकालें, बी अलग निकालें, सी अलग निकालें, इनको अगर अब हम सेपरेट आउट कर लें, तो इस टेक्निक को, इस एनालिटिकल टेक्निक को क्या बोलते हैं मैम, द एनालिटिकल टेक्निक ऑफ द सेपरेशन फ्रॉम एनी मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स इज कॉल्ड एज द क्रोमेटोग्राफी। बताओ क्या ये बात समझ में आ गई, क्या क्रोमेटोग्राफी टेक्निक समझ में आई। हमारे पास बिल्कुल अलग अलग तरीके की क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक है, लेकिन सबका मतलब क्या होता है, सबका मतलब होता है मैम सेपरेट आउट कर देना। अब क्रोमेटोग्राफी को बहुत डिटेल में समझने से पहले बेटा आपको ना कुछ इसके इम्पॉर्टेंट टर्म्स समझने पड़ेंगे। यानी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ यहाँ पर ऐसे टर्म्स यूज़ करने होते हैं जो मैं पूरे चैप्टर में, पूरी यूनिट में यूज़ करूँगी। तो अभी मैं आपको पहले तो वो टर्म्स बता देती हूँ कि कौन कौन से ऐसे टर्म्स हैं जो हम यूज़ करने वाले, ताकि आप उनसे फेमिलियर हो सको। तो सबसे पहले हमारे पास एक टर्म होता है बेटा स्टेशनरी फेज। हमारा पहला टर्म क्या होता है मैम, आपका पहला टर्म होता है स्टेशनरी फेज। अब ये स्टेशनरी फेज क्या होता है अभी डिटेल में बताऊंगी। दूसरा टर्म हमारे पास बेटा होता है मोबाइल फेज, ठीक है जी। और एक हमारे पास और टर्म होगा, हालांकि टर्म और भी है लेकिन अभी के लिए आप जानिए, हमारे पास एक और टर्म होता है सॉल्वेंट।
तो मैंने आपको 3 टर्म्स के बारे में बताया। कौन कौन से 3 टर्म? पहला आपने बताया स्टेशनरी फेज, दूसरा आपने बताया मोबाइल फेज, तीसरा आपने बताया सॉल्वेंट। अब मैम ये होगा क्या, हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करो ना प्लीज़। करती हूँ। देखिए, लेट अस सपोज बेटा मैं कॉलम का ही एग्जाम्पल लेके आपको समझाती हूँ। मैंने क्या किया मैम, आपने एक कॉलम ले लिया है ना। अब कॉलम में नीचे मैं एक कॉटन पैड लगा देती हूँ, जिससे हमारे इसके अंदर हम जो भी भरेंगे वो बाहर की तरफ ना निकले। ठीक है भाई। अब मान लो मैं कॉलम के अंदर पता है क्या भर रही हूँ, मैं कॉलम के अंदर भर देती हूँ रेत यानी सैंड भर देती हूँ। मैंने क्या किया मैम, आपने कॉलम के अंदर रेत भर दी है, यानी आपने कॉलम के अंदर क्या भरा है, आपने कॉलम के अंदर मैम सैंड भर दी है। अब सैंड कॉलम के अंदर ही रहेगी, क्योंकि बीच में मैंने यहाँ पर ये नोजल या फिर कॉटन पैड लगा दिया, जिसकी वजह से ये रेत नीचे से निकल नहीं पाएगी, एक जगह पर रुकी रहेगी, है ना। तो ये एक ऐसी फेज है मैंने बनाई है जो अब इसी जगह पर इसी कॉलम में रुकी रहेगी, ये नीचे नहीं जा पा रही है क्योंकि मैंने इसका रास्ता बंद कर रखा है ना जी। ये एक ही जगह पर है, कोई इसमें मूवमेंट नहीं हो रही है। ऐसी फेज को बेटा बोला जाता है स्टेशनरी फेज। इस फेज को क्या बोला जाता है मैम, इस फेज को बोला जाता है स्टेशनरी फेज। याद रखिएगा, ये एक स्टेबल फेज होती है, यानी यहाँ पर नो मूवमेंट। स्टेबल फेज है जिसमें किसी प्रकार की कोई भी मूवमेंट नहीं होती है। क्या इतनी बात समझ में आई आपको? क्या होता है स्टेशनरी फेज? मैम स्टेशनरी फेज हमारी एक स्टेबल फेज है जो एक ही जगह पर स्टेबल रहती है, कोई मूवमेंट यहाँ नहीं होती। डन। तो ये हो गई बात स्टेशनरी फेज की। अब क्या करते हैं, अब ऊपर से मैम आप ना एक तरीके का कोई सोल्यूशन यहाँ पे ड्रॉप बाय ड्रॉप डाल रहे हो। हम क्या डाल रहे हैं मैम, ऊपर से आप एक प्रकार का कोई सोल्यूशन डाल रहे हो। हमने कोई सॉल्यूशन धीरे धीरे क्या करना शुरू कर दिया मैम, आपने सॉल्यूशन धीरे धीरे यहाँ पर डालना शुरू कर दिया। आपने धीरे धीरे यहाँ सॉल्यूशन डालना शुरू कर दिया। ऊपर से जो बेटा हम सॉल्यूशन डाल रहे हैं वो क्या धीरे धीरे इस पूरी सैंड में मूव कर रहा है। हाँ जी मैम, आप एक काम करो, आप एक छोटे से पतले से बर्तन में रेत भर दो, रेत के ऊपर आप उसमें पानी डालो, तो पानी को तो जहाँ जगह मिलेगी वो नीचे 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 जाता रहेगा। पानी रेत की तरह स्टेबल थोड़ी ना होगा, पानी तो कंटिन्यूसली मूव ऑन करता रहेगा। अब ये जो स्टेशनरी फेज है, ये ज़रूरी नहीं है पानी ही हो या लिक्विड ही हो, लेकिन ये क्या कर रही है, ये कंटिन्यूसली मूव कर रही है। यानी ये किस प्रकार की फेज है मैम, ये हमारे पास एक तरीके की मूविंग फेज है। कैसी फेज है मैम, ये एक प्रकार की मूविंग फेज है। और बेटा याद रखना, जो भी हमारे पास इस टाइप की मूविंग फेज होती है उसको पता है क्या बोलते हैं मैम, ये जो इस प्रकार की मूविंग फेज होती है ना, इसको बोला जाता है मोबाइल फेज। जहाँ पर क्या होता है मैम, जहाँ पर डेफिनेटली हमारी मूवमेंट होती रहती है। क्या होता है जहाँ पर मैम, जहाँ पर कंटिन्यूसली हमारी मूवमेंट होती रहती है। तो बेटा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैम कंटिन्यूसली मूवमेंट हो रही है और ये मूविंग फेज होती है। क्या इतनी बात समझ में आई? एक बार फिर से समझ लीजिए। हमने एक कॉलम लिया, कॉलम के अंदर क्या भरा था मैम, कॉलम के अंदर अगर कोई स्टेबल फेज है जिसमें कोई भी मूवमेंट नहीं है, उस फेज को क्या बोलते हैं मैम, उस फेज को हम बोल देंगे स्टेशनरी फेज। बहुत बढ़िया। और अगर हम ऊपर से उसमें कुछ डाल रहे हैं, ऊपर से हम उसमें कोई भी लिक्विड डाल रहे हैं या कोई भी गैस डाल रहे हैं जो मूव कर रहा है कंटिन्यूसली, जो उसको फेज क्या बोलेंगे मैम, उस फेज को हम बोलने वाले हैं मूविंग फेज। यानी ये क्या होने वाली है मैम, यहाँ पर ऊपर से जो भी हम डाल रहे हैं ना, दिस इज अ काइंड ऑफ अ मूविंग फेज। ठीक है भाई, दिस इज अ मूविंग फेज। ठीक है, तो ये हमारी क्या डिस्कस हो गई मैम, ये आपने डिस्कस कर लिया कि क्या स्टेशनरी फेज होती है, क्या हमारे पास मूविंग फेज होती है। अब अगर हम बात करेंगे सॉल्वेंट की, तो सॉल्वेंट क्या होता है मैम, सॉल्वेंट बेसिकली कोई ऐसा स्पीशीज होगा जहाँ पे हमारे पास लिक्विड फॉर्म में कोई भी मिक्सचर ऑफ कंपाउंड प्रेजेंट होगा, उसको क्या बोलेंगे मैम, उसको हम बेसिकली सॉल्वेंट बोल देंगे। और ये जो मोबाइल फेज होगा ये भी किस प्रकार का होगा मैम, इट विल ऑल्सो बी अ सॉल्वेंट। यानी जो हमारा सॉल्वेंट है ये क्या है मैम, ये मोबाइल फेज है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? व्हाट इज दिस? दिस इज अ मोबाइल फेज। अब बहुत ध्यान से एक और चीज सुनो। अब यहाँ पर क्या है मैम, यहाँ पर मूविंग फेज है। मूविंग फेज धीरे धीरे निकल रही है। अब यहाँ पर बेसिकली क्या लगा देते हैं मैम, यहाँ पर लगा देते हैं एक ऐसा सा कोई, मान लो बीकर रखा। अब ये वाला जो है मान लो ये है ए और ये वाली जो लाइन है वो है बी। पहले क्या हुआ मैम, पहले यहाँ पर ए रिमूव हुई, यानी जो पहले यहाँ से इल्यूशन हुआ, इसको बोलते हैं क्या मैम, इसको बोलते हैं हम इल्यूएंट। इल्यूएंट मतलब क्या, मतलब जो इल्यूट होने वाला है चीज़। यानी यहाँ पर हो क्या रहा है मैम, यहाँ पर इल्यूट हो रहा है। इल्यूट यानी निकलना। कौन पहले इल्यूट होगा, मान लेते हैं कि पहले ए इल्यूट हो रहा है, ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद किसका इल्यूजन होगा, थोड़ी देर बाद हुआ बी का इल्यूजन।
अब मैम आप हमें ये तो बताओ पहले कि हमें कैसे पता चला कि पहले ए निकला और फिर बाद में बी निकला, और ये हुआ कैसे? दोनों लोग साथ में क्यों नहीं निकले? पहले हमारा ए ही क्यों निकला, बी ही बाद में क्यों निकला? डाला तो जबकि हमने दोनों साथ साथ में था, हम ऊपर से तो दोनों साथ साथ में डाल रहे हैं। फिर ऐसा क्या हुआ कि यहाँ से निकल पहले ए रहा है और बाद में बी? ऐसा यहाँ पर क्या हो रहा है? ये टॉपिक वो, ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ लेना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ लिया ना तो ट्रस्ट मी ये पूरी की पूरी क्रोमेटोग्राफी आपको आसान कर देगा, पूरी क्रोमेटोग्राफी आपके लिए इजी हो जाएगी। बस ये कॉन्सेप्ट समझना है ध्यान से। देखो समझते हैं कि ये भाई हुआ कैसे। उसके लिए मैं तुम्हें फिर से एक बड़ा सा कॉलम बना के दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं तुम्हें एक बड़ा सा कॉलम बनाकर दिखाती हूँ। अब इस कॉलम में क्या है मैम, इस कॉलम में ना आपकी सबसे पहले तो यहाँ पर आप नोज़ल लगा दीजिए, नोज़ल या कॉटन पैड हमने कुछ भी लगा दिया, ठीक है भाई। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद मैम आप अपनी स्टेशनरी फेस भर दीजिए, ठीक है। हमने क्या भर दी मैम, हमने स्टेशनरी फेस अपनी फिलअप कर दी है, डन। अब हम क्या कर रहे हैं मैम, अब आपने स्टेशनरी फेस तो यहाँ पे ले आई, पर अभी आपको क्या डालना पड़ेगा, मोबाइल फेस डालना पड़ेगा। यानी अब ऊपर से आपको क्या डालना पड़ेगा मैम, ऊपर से ना हमें डालना पड़ेगा सॉल्वेंट। हम ऊपर से क्या डाल रहे हैं, हम ऊपर से सॉल्वेंट डाल रहे हैं, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, जिसको हम बोलेंगे अपनी मोबाइल फेस, ठीक है जी। और ये है यहाँ पर ये वाली कौन सी फेज़ है, याद रखना ये वाली जो फेज़ है मैम ये एक स्टेशनरी फेज़ है। कैसी फेज़ है ये मैम, दिस इज़ अ स्टेशनरी फेज़, एंड स्टेशनरी फेज़ में यहाँ पर किसी टाइप की कोई भी मूवमेंट नहीं होती है। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा मैम नो मूवमेंट। यहाँ पर किसी टाइप की कोई मूवमेंट नहीं होगी, जबकि वहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ मैम मूवमेंट हो रही है ना, यहाँ पर कंटिन्यूसली मूविंग हो रहा है फेज़। अब क्या होता है मैम, आप ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो हमने यहाँ से डाला और हमारे पास जो आया पॉइंट वो यहाँ तक आ गया। लेट अस सपोज ये ए था जो जल्दी 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 इल्यूट होके आ गया, लेकिन कुछ हमारे पास बी भी है, वो मैम इल्यूट होके बहुत देर में आ पा रहा है, ये बहुत ही देर में इल्यूट हो पा रहा है। तो अभी इसी का हमें रीजन समझना है। अब सबसे पहले कौन इल्यूट हो गया, ए सबसे पहले आपका इल्यूट हो गया बेटा, और बी मैम बी जो है वो आपका बहुत देर में इल्यूट हो रहा है, उसको इल्यूट होने में तो भाई बहुत टाइम लग रहा है। अब ये कैसे हुआ, हमें कैसे पता चलेगा कि किसका इल्यूजन जल्दी होगा और यहाँ किसका इल्यूजन जो है वो देर में होगा, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुन लो। मान लीजिए बेटा कि आप और आपके बेस्ट फ्रेंड हैं, आपकी आपके बेस्ट फ्रेंड के साथ बहुत अच्छी दोस्ती, ऑब्वियस सी बात है वो बेस्ट फ्रेंड है, काफ़ी अच्छे से दोस्ती होगी। आप अपने बेस्ट फ्रेंड के घर जाते हो, आपकी मम्मी ने बोले बेटा आधे घंटे के अंदर तुम घर पे आ जाना, लेकिन यार तुम तो तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड के साथ हो, उसके साथ तो आधा घंटा कब 2 घंटे में पता चला जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। आप लोग मस्त एकदम मिलकर टीवी देख रहे हो, मूवी देख रहे हो, पॉपकॉर्न खा रहे हो, एकदम मज़े से टाइम पास कर रहे हो अपना, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आपका टाइम चला गया। मम्मी ने बोला था आधे घंटे में आ जाना, लेकिन आपको जाने में बहुत टाइम लग गया, ठीक है। अब वहीं अगर आपको जाना है किसी और के घर पे, किसी ऐसे इंसान के घर पे जिसको आप बिल्कुल पसंद नहीं करते हो, जिसके घर आपको जाना बिल्कुल पसंद ना हो, मम्मी बोलेंगी चल बेटा 2 घंटे आराम से रुक के आएंगे, लेकिन आप बोलोगे मम्मी बस 10 मिनट में काम करके ख़त्म करना है, 10 मिनट से ज़्यादा मैं नहीं रुकूंगा, आपको रुकना है आप रुको, मैं नहीं रुकूंगी, आपको रुकना है तो आप रुको। यानी अगर हमें जहाँ पर मज़ा आता है, जिसके साथ हमारी वाइब्स मैच करती हैं, उसके साथ तो हम आराम से रुकते हैं, आराम से टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन जिसके साथ हमारी वाइब्स मैच नहीं करती, उसके साथ हम जल्दी जल्दी काम खत्म करने की कोशिश करते हैं कि बस काम खत्म हो कैसे भी। सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लगेगा। हमारा ये जो ए है ये जल्दी 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 इल्यूट हो रहा है, यानी ये स्टेशनरी फेस के साथ बिल्कुल भी रुक नहीं रहा है, जबकि बी एकदम आराम आराम से चिल मोड में आकर के इल्यूट हो रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैम जो बी है वो इस स्टेशनरी फेस का बेस्ट फ्रेंड है, बी की स्टेशनरी फेस के साथ वाइब्स मैच कर रही हैं, जबकि ए स्टेशनरी फेस के साथ कोई लेना देना नहीं है, इसकी वाइब्स बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही है। यहाँ पर अगर मुझे लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगी, मैं यहाँ पर लिखूंगी द रिमूवल ऑफ ए taking place faster than B, taking place faster than B because solution A is having more affinity towards stationary phase। अब मैं अभी डिटेल में समझाती हूँ, just a minute। is having more affinity, solution A is having more affinity towards
सॉरी मोर एफिनिटी नहीं, इट इज़ हैविंग लेस एफिनिटी। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे लेस एफिनिटी टूवर्ड्स स्टेशनरी फेज एंड solution B is having more affinity towards the stationary phase। क्या ये बात आपको समझ में आई? चलो मैं समझाती हूँ। अभी जो मैं बोल रही थी ना, वाइब्स मैच नहीं कर रही हैं, उसी वाइब्स को बस केमिस्ट्री की लैंग्वेज में आप क्या बोल देंगे, आप एनालिसिस की लैंग्वेज में उसको बोल देंगे एफिनिटी। ठीक है ना, यानी हमारी एफिनिटी किसी के साथ मैच करती है, किसी के साथ मैच नहीं करती। अब बेटा देखो, जो ए है वो स्टेशनरी फेज के साथ बिल्कुल भी नहीं रुक रहा है, तुरंत भागा भागा वापस आ रहा है। यानी जो ए है ये बिल्कुल भी एफिनिटी शो नहीं करेगा स्टेशनरी फेज की तरफ। यानी ये ए स्टेशनरी फेज की तरफ कैसा है मैम, बहुत ही लेस एफिनिटी रखने वाला है। जबकि अगर मैं बी की बात करूंगी तो ये कैसा है मैम, जो आपका बी है वो स्टेशनरी फेज की तरफ बहुत ज़्यादा एफिनिटी रखा हुआ है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैम बी बहुत धीरे धीरे आराम आराम से आ रहा है। तो बहुत ध्यान से सुनना बेटा, जिसका इल्यूजन जल्दी हो जाता है वो स्टेशनरी फेज के लिए लेस एफिनिटिव होता है, जिसका सोल्यूशन देर में होता है वो स्टेशनरी फेज की तरफ मोर एफिशिएंसी वाला होता है। तो हम क्या बोलेंगे मैम, आप इजीली बोल सकते हो कि ए इज मोर एफिनिटिव, या हम बोल सकते हैं मोर एफिनिटी टूवर्ड्स स्टेशनरी फेज। ए की स्टेशनरी फेज के लिए बहुत ज़्यादा एफिनिटी है, यानी इसका इल्यूजन कैसा हो रहा है, अरे यार मैं बार बार यही गलती कर रही हूँ, मोर नहीं बेटा, मोर नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा मैम, यहाँ पर मोर ना आकर के लेस आएगा। लेस एफिनिटी है इसलिए जल्दी जल्दी निकल रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे लेस एफिनिटी टूवर्ड्स स्टेशनरी फेज। जबकि अगर हम बी के बारे में बात करेंगे तो ये मैम ये इसका बेस्ट फ्रेंड है, यानी ये हो जाएगा मोर एफिनिटी। ये क्या हो जाएगा, इट विल बी मोर एफिनिटी टूवर्ड्स व्हाट मैम, इट विल शो मोर एफिनिटी टूवर्ड्स स्टेशनरी फेज। क्या इतनी बात समझ में आई? ये जो आपका जल्दी निकल रहा है वो बिल्कुल भी एफिनिटी नहीं रखेगा, और जो देर में निकल रहा है वो बहुत ज़्यादा एफिनिटी रखेगा। अगर आपको ये वाली चीज़ें अच्छे से समझ आ गई हैं बेटा, तो ट्रस्ट मी हर एक क्रोमेटोग्राफी टेक्निक में इसका यूज़ करने वाले हो आप। हर जगह मैं आपको यही चीज़ बताऊंगी। अगर आपने पहले लेक्चर में ही समझ लिया तो आपके लिए काम बहुत आसान हो जाएगा, आप बहुत जल्दी जल्दी इसको आराम से सॉर्ट आउट कर सकते हो। तो अगर इतना हमारा क्लियर है तो अब हम आगे मूव ऑन करते हैं और इसकी हिस्ट्री, जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, थोड़ी बहुत डिस्कशन और भी कर लेते हैं। चलिए मैम डिस्कशन शुरू करते हैं। माइकल स्वेट नाम के साइंटिस्ट थे जो कि एक रशियन बॉटनिस्ट थे, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। तो इन रशियन बॉटनिस्ट ने क्या किया, सबसे पहले मैम इस एनालिटिकल टेक्निक का एक्सपेरिमेंट किया और इसको फॉलो अप करा। तो माइकल स्वेट ने, जो कि रशियन बॉटनिस्ट थे, 1903 के आसपास क्या किया, कॉलम क्रोमेटोग्राफी टेक्निक को फॉलो किया। अभी मैं तुम्हें आगे बताऊंगी कि क्रोमेटोग्राफी टेक्निक बहुत अलग अलग टाइप की होती है, लेकिन जो सबसे पहले फॉलो की गई थी पता है वो कौन सी टेक्निक होती है मैम? सबसे पहले फॉलो की जाने वाली टेक्निक होती है हमारे पास कॉलम क्रोमेटोग्राफी। यानी सबसे पहले हमने कॉलम क्रोमेटोग्राफी टेक्निक को फॉलो किया था माइकल साहब ने। फिर इन्होंने बताया कि स्टेशनरी फेज क्या होगा। इनके अकॉर्डिंग इन्होंने जो क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक दी थी, जो हमारा स्टेशनरी फेज था वो कैल्शियम कार्बोनेट का था, ठीक है, यानी रेत यानी सैंड जो मैं बोल रही हूँ ना, उसी को कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। वो माइकल स्वेट ने स्टेशनरी फेज लिया। स्टेशनरी फेज यानी स्टेबल फेज। इन्होंने मोबाइल फेज क्या लिया मैम? लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स। कोई भी लिक्विड हाइड्रोकार्बन इन्होंने सबसे इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, वो इन्होंने क्या लिया एज अ मोबाइल फेज, यानी मैम एज अ मूविंग फेज। एज अ मूविंग फेज इन्होंने क्या लिया, लिक्विड हाइड्रोकार्बन ले लिया। एंड एनालाइट के रूप में क्या लिया, एनालाइट के रूप में इन्होंने पेट्रोलियम ईथर एक्सट्रैक्ट प्लांट, यानी पत्तियों को पेट्रोलियम ईथर के साथ मिक्स करके उसका पेस्ट बना लिया, ये इन्होंने लिया एज एन एनालाइट। ठीक है, तो ये हमारे पास पहला मेथड था जो सबसे पहले फॉलो अप किया गया था पूरी दुनिया में। माइकल स्वेट जी ने इसको किया था। माइकल स्वेट ने अब क्या लिया मैम? पेट्रोलियम ईथर एक्सट्रैक्ट लिया प्लांट का एज एन एनालाइट। मोबाइल फेज लिक्विड हाइड्रोकार्बन ले लिया, स्टेशनरी फेज कैल्शियम कार्बोनेट ले लिए, और इनको मिला क्या मैम? इनको 3 अलग अलग कलर के स्पॉट्स दिखे। कौन से कलर के? एक तो मैम येलो कलर का स्पॉट दिखा,
एक ऑरेंज कलर का स्पॉट दिखा, एक ग्रीन कलर का स्पॉट दिखा, यानी अलग अलग हमें 3 कलर के क्या दिखे, स्पॉट्स दिखे। यानी किसी मिक्सचर में से, ये हमारे पास क्या था मैम, ये था हमारे पास मिक्सचर। अब मिक्सचर में से कंपाउंड्स को सेपरेट करना, अलग अलग कलर्स को शो करना, यही तो होता है क्रोमेटोग्राफी। यही तो मैं बार बार तुमको ये बता रही थी। इस मिक्सचर में से अगर मैं इसको क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक में लेकर जाऊं, जो भी कलर मैंने इसमें निकाले हैं वो सब मैं अलग अलग कर लूं, उसको क्या बोला जाएगा मैम, इसको बोला जाता है क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी मैम, ये हमारे पास हो जाएगी क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक। उसके बाद अब हम देखते हैं कि क्या होगा मैम। उसके बाद आप देखिए जो क्रोमेटोग्राफी टर्म्स हैं, हम कुछ उन टर्म्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। आ जाओ। सबसे पहला टर्म क्या है मैम, एनालिटिकल क्रोमेटोग्राफी इज यूज्ड टू डिटरमिन द एग्जिस्टेंस एंड पॉसिबली ऑल्सो द कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट इन अ सैंपल। यानी मैम इस मेथड का यूज किसके लिए करते हैं बेटा, एनालिटिकल क्रोमेटोग्राफी का यूज आप करते हो टू नो द एग्जिस्टेंस एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द एनालाइट। यानी मान लो यहाँ पर बहुत सारे आपको क्या दे रखे हैं, बहुत सारे मैम हमें सैंपल दे रखे हैं। अगर हमें किसी सैंपल में उसकी कंसंट्रेशन निकालनी है, हमें क्या करना है मैम, आपको किसी सैंपल में एनालाइट की कंसंट्रेशन निकालनी है, तो उसके कंसंट्रेशन निकालने के लिए आप क्या करोगे मैम, हम इस मेथड को फॉलो अप करेंगे। या फिर प्रिपरेटिव क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, प्रिपरेटिव क्रोमेटोग्राफी मैम यूज की जाती है टू प्योरीफाई सफिशिएंट क्वांटिटीज ऑफ अ सब्सटेंस फॉर फर्दर यूजेस। यानी आगे आने वाले यूजेस के लिए, प्योरिफिकेशन के लिए जो यूज किया जाता है, प्योरिफिकेशन के लिए यूज करने वाली क्रोमेटोग्राफी को प्रिपरेटिव क्रोमेटोग्राफी कहते हैं, जिसकी वजह से हम अपने सब्सटेंस का फर्दर यूज कर सकते हैं रादर देन एनालिसिस। तो एनालिसिस इसका काम नहीं होता, इसका काम प्योरिफिकेशन करना होता है। डन। उसके बाद में आता है बॉन्डेड फेज। भाई बॉन्डेड फेज का मतलब ही स्टेशनरी फेज होता है। तो जो मैंने अभी तुमको स्टेशनरी फेज बताया वो और कुछ नहीं, हमारी बॉन्डेड फेज ही होती है। बॉन्डेड फेज यानी मैम एक जगह पर जो फेज स्टेबल होती है, एक जगह पर जो फेज स्टेबल होती है, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई भी मूवमेंट नहीं होती, तो ऐसी बॉन्डेड फेज को हम क्या बोलते हैं मैम, आप स्टेशनरी फेज बोल दोगे। डन। ये हमारे पास कहाँ होती है मैम, इनसाइड द वॉल ऑफ द कॉलम, यानी जो आपने कॉलम बनाया था उसके अंदर हमारे पास पाई जाती है, जो मैंने अभी आपको डायग्राम में दिखाया है। डन। तो ये क्या होता है मैम, ये हमारे पास हो गया। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज रहती है, दैट इज क्रोमेटोग्राम। अब भाई ये क्रोमेटोग्राम क्या होता है मैम, ये बताइएगा। इट इज़ द विजुअल आउटपुट ऑफ द क्रोमेटोग्राफ, यानी जो भी हमें क्रोमेटोग्राफ मिलेगा उसको हम क्या बोलते हैं, उस ग्राफ को मैम हम बोलते हैं क्रोमेटोग्राम। इन द केस ऑफ ऑप्टिमल सेपरेशन, डिफरेंट पीक्स और पैटर्न्स ऑन द क्रोमेटोग्राम करेस्पॉन्ड्स टू डिफरेंट कंपोनेंट। मतलब मैम जो भी कंपोनेंट्स आप सेपरेट करने वाले हो, जो भी एनालाइट्स आप सेपरेट करने वाले हो, उसके रिगार्डिंग आपको डिफरेंट स्पॉट्स मिलेंगे, डिफरेंट कलर के स्पॉट्स मिलेंगे। वो सारी चीज़ें जब हम देखते हैं तो उसको क्या बोला जाता है मैम, उन्हीं को बोला जाता है क्रोमेटोग्राम। गॉट इट, दैट इज कॉल्ड एज अ क्रोमेटोग्राम। अब क्रोमेटोग्राफ एक ऐसा इक्विपमेंट होता है विच इनेबल्स अ सोफिस्टिकेटेड सेपरेशन, जैसे कि गैस क्रोमेटोग्राफिक हो गया, लिक्विड क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन हो गया, और अभी धीरे धीरे आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में समझने वाले हो कि भाई गैस मतलब क्या हो गया, सॉलिड मतलब क्या, लिक्विड मतलब क्या हो गया, ऐसी क्रोमेटोग्राफी अलग अलग होती है क्या, सब आराम से समझोगे। अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन है, ये एकदम अच्छे से इंट्रोडक्शन समझिए। उसके बाद क्रोमेटोग्राफी मतलब क्या मैम, एक प्रकार का फिजिकल मेथड है सेपरेशन का। फिजिकल मेथड ऑफ सेपरेशन मतलब जिसको मैम लेबोरेटरीज में परफॉर्म किया जाता है, जिसको शायद आपने भी अपने लैब्स में परफॉर्म किया होगा। ये एक हमारा फिजिकल मेथड होता है सेपरेशन का, जहाँ पे कंपोनेंट्स को क्या किया जाता है मैम, डिस्ट्रीब्यूट या फिर सेपरेट आउट किया जाता है बिटवीन टू फेजेस, जिसमें से एक फेज कौन सी होती है मैम, एक हमारी स्टेबल यानी स्टेशनरी फेज होती है। दूसरी फेज कौन सी होती है मैम, दूसरी हमारे पास मोबाइल फेज होती है, जो कि एक मूविंग फेज होती है, जो स्टेशनरी फेज के साथ साथ मूव करती रहती है। उसके बाद इल्यूएट। ये सारे टर्म्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, इन सभी टर्म्स को हमें अच्छे से समझना पड़ेगा। इल्यूएट का मतलब क्या होता है मैम, इल्यूएट हमारी मोबाइल फेज है जो कॉलम को छोड़ करके जा रही है। अभी मैंने बोला था ना इल्यूट होगा धीरे धीरे, तो इल्यूएट एक मोबाइल फेज होती है जो कॉलम को छोड़ के जाती है, उसको क्या बोलेंगे, इल्यूएट। अच्छा, इल्यूएंट क्या होता है, इल्यूएंट सॉल्वेंट होता है दैट विल कैरी द एनालाइट। एक ऐसा सॉल्वेंट जो एनालाइट को कैरी कर रहा है उसको क्या बोलते हैं मैम, उस सॉल्वेंट को हम बोलते हैं इल्यूएंट।
डन। सिमिलरली हमारे पास इलियोट्रोपिक सीरीज, एक लिस्ट होती है सॉल्वेंट की जिसको किसके अकॉर्डिंग रैंक किया जाता है मैम, इल्यूटिंग पावर। अब इल्यूटिंग पावर मतलब क्या, मतलब मैम कॉलम में सबसे जल्दी कौन निकल जाएगा उसकी उतनी ज़्यादा इल्यूटिंग पावर होगी। तो उसी के आधार पर हम क्या करते हैं मैम, एक सीरीज में इसको रैंक कर देते हैं, उसी सीरीज को हम बोलते हैं मैम इलियोट्रोपिक सीरीज। डन, इतनी बात समझ में आई। अब देखते हैं क्रोमेटोग्राम डेवलपमेंट टेक्निक। बहुत सारी टेक्निक होती है बेटा क्रोमेटोग्राम को डेवलप करने की, कुछ चीज़ों के बारे में हम जानते हैं। जैसे व्हाट इज़ द फर्स्ट टेक्निक, मैम क्रोमेटोग्राम को डेवलप करने की सबसे पहली और सबसे बेसिक जो टेक्निक है ना, दैट इज़ फ्रंटल एनालिसिस। अब ये फ्रंटल एनालिसिस क्या होता है, आओ समझते हैं। अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ सैम्पल मिक्सचर इज कंटिन्यूसली पास्ड थ्रू द कॉलम। मतलब मैम हमारे पास एक कॉलम है, उस कॉलम में देखो मैं बनाती हूँ तुम्हारे लिए, ये देखो ये हमारे पास एक कॉलम है। अब उस कॉलम में क्या कर रहे हैं मैम, बहुत सारे लार्ज अमाउंट ऑफ सैंपल आप उसमें मिक्स कर रहे हो। मोस्ट वीकली रिटेन्ड कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर इमर्जेस फर्स्ट। अब क्या किया मैम, हमने बेसिकली उसमें ट्यूब में बहुत सारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट डाल दिया, जो सबसे कम बाउंड हो पाएगा, जो सबसे वीकली घुल पाएगा, वो क्या हो जाएगा, वो जल्दी निकल जाएगा। और इस मेथड ऑफ एनालिसिस को क्या बोलते हैं मैम, दिस प्रॉपर मेथड ऑफ एनालिसिस इज कॉल्ड एज द फ्रंटल एनालिसिस। डन। नेक्स्ट आता है डिस्प्लेसमेंट एनालिसिस। अब डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, आओ समझाती हूँ। सैम्पल मिक्सचर इज डिजॉल्व्ड इन लार्ज वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। इस बार सैंपल को बहुत बड़े अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिजॉल्व किया गया, यानी सॉल्वेंट इस बार बहुत ज़्यादा है, एंड अप्लाई टू द टॉप ऑफ द कॉलम, एकदम कॉलम के टॉप पे रख दिया गया। मोबाइल फेस कंटेनिंग डिस्प्लेसमेंट एजेंट इज पास थ्रू द कॉलम। जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट एजेंट होगा जिसको मोबाइल फेस के साथ मिक्स किया जाएगा, उसको जब ऊपर से डालेंगे तो क्या हो जाएगा मैम, बेसिकली ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट इल्यूशन एनालिसिस क्या होता है मैम, इल्यूशन एनालिसिस भी बहुत ईजी है, समझिएगा। मोस्ट वाइडली यूज टेक्निक होती है, ये दोनों टेक्निक तो खास इंपॉर्टेंट है ही नहीं, एग्जाम में बनती ही नहीं है, एग्जाम में पूछी जाती है इल्यूशन एनालिसिस। अभी वही इल्यूशन वाली एनालिसिस जो मैं अभी तुम्हें बता रही थी, ये दोनों से सवाल नहीं बनता, सवाल बनता है इस इल्यूशन एनालिसिस से सबसे ज़्यादा। तो ये सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली टेक्निक है, एंड इट कैन बी यूज फॉर क्वांटिटेटिव एप्लीकेशंस। बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं इसको यूज़ करने की। जैसे मैम सबसे पहले आता है आइसोक्रेटिक सोल्यूशन। अब भला ये आइसोक्रेटिक सोल्यूशन क्या है, आओ समझो। सॉल्वेंट कंपोजिशन ऑफ और स्ट्रेंथ इज नॉट चेंज्ड ड्यूरिंग कॉलम डेवलपमेंट। यानी यहाँ पर क्या होता है मैम, यहाँ पर आपका सॉल्वेंट का कंपोजिशन, यानी सॉल्वेंट किस किस से कंपोज्ड है, और जो स्ट्रेंथ होता है वो चेंज नहीं होता है, दैट इज आइसोक्रेटिक सोल्यूशन। ग्रेडियंट सोल्यूशन क्या होता है मैम, ग्रेडियंट सोल्यूशन में सॉल्वेंट कंपोजिशन और स्ट्रेंथ इज चेंज्ड ड्यूरिंग कॉलम डेवलपमेंट। ग्रेडियंट में क्या होता है मैम, ग्रेडियंट का मतलब होता है चेंज हो जाना। यहाँ आपका जो कंपोजिशन होगा सॉल्वेंट का एंड जो स्ट्रेंथ होगी वो चेंज हो जाएगी, जबकि जब हम आइसोक्रेटिक पढ़ रहे थे तो वहाँ कुछ भी चेंज नहीं हो रहा था, वहाँ आइसो मतलब सेम रह रहा था। देखो आइसो का मतलब क्या होता है, सेम, यानी आपका सोल्यूशन का कंपोजिशन हो, आपकी स्ट्रेंथ हो, सेम रहने वाली है, कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर आप ग्रेडियंट वाला देख लोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हमारा सॉल्वेंट का कंपोजिशन और स्ट्रेंथ जो होती है ना मैम, चेंज हो जाती है। यहाँ क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ हमें मैम चेंजेस देखने को मिलते हैं। डन। अब हम क्या समझ लेते हैं मैम, अब आप बता दीजिए ज़रा हमें, व्हाट विल बी द क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी। अब हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, अब बेटा हम डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में, क्योंकि अगला टर्म होता है आपके पास क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड होता है मैम, डिफरेंट टेक्निक्स पे हमारे पास क्लासिफिकेशन जो है बेस्ड है। हम इसी क्लासिफिकेशन को क्या करना है, अब इसी क्लासिफिकेशन को हमें समझना है। तो अब किस पे ये बेस्ड होता है समझिएगा, इट इज बेस्ड ऑन एड्सॉर्प्शन प्रिंसिपल। किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है ये मैम, ये एड्सॉर्प्शन प्रिंसिपल पे बेस्ड है। अच्छा, अगर हम देख लेंगे एड्सॉर्प्शन प्रिंसिपल पे बेस्ड कौन कौन सी टेक्निक है वो सब समझेंगे। उसके बाद क्या समझेंगे मैम, उसके बाद समझेंगे हम बेस्ड ऑन पार्टीशन प्रिंसिपल। ओके तो अब हम क्या करेंगे मैम, अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। तो बेटा जो क्लासिफिकेशन होता है ना, उनको दो टर्म्स में हम यहाँ डिवाइड कर देते हैं। कौन से दो टर्म्स, पहले मैम ऑन द बेसिस ऑफ एड्सॉर्प्शन प्रिंसिपल,
दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ पार्टीशन प्रिंसिपल। मेरी बात याद रखना, जो भी आप क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स पढ़ने वाले हो वो दो लोगों पे बेस्ड होती है। किन दो लोगों पे? पहला एड्जॉर्प्शन पे, दूसरा पार्टीशन पे। आप जितनी टेक्निक्स पढ़ेंगे या तो वो एड्जॉर्प्शन पे बेस्ड होंगी या तो प्रिंसिपल पार्टीशन प्रिंसिपल पे बेस्ड होंगी। अब अगर मैं बात करती हूँ कि कौन कौन हमारी एड्जॉर्प्शन प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है, तो मैम एड्जॉर्प्शन प्रिंसिपल पे बेस्ड हमारे पास कॉलम क्रोमेटोग्राफी हो जाएगी। इसके अलावा क्या हो जाएगी मैम? इसके अलावा हमारे पास हो जाएगी टीएलसी। टीएलसी यानी कि मैम थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, अभी आगे पढ़ोगे। या फिर जीएससी की अगर आप बात कर लो, दैट इज गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी एटसेट्रा। तो ये कुछ क्रोमेटोग्राफी के एग्जाम्पल हैं जो कि एड्जॉर्प्शन प्रिंसिपल पे बेस्ड होते हैं। तो फिर मैम पार्टीशन प्रिंसिपल पे बेस्ड का एग्जाम्पल क्या है बेटा? एक हमारे पास पाया जाता है पेपर क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक, आगे डिटेल में पढ़ाऊंगी। तो ये क्या होती है मैम? ये हमारे पास बेस्ड होती है ऑन द बेसिस ऑफ पार्टीशन प्रिंसिपल। तो यहाँ पर आपको मैं डिफरेंट तरीके की क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स पढ़ाने वाली हूँ जो अलग अलग तरीके से क्लासिफाई होती हैं। मेजॉरिटी से इनका क्लासिफिकेशन दो प्रिंसिपल पे बेस्ड किया जाता है। प्रिंसिपल कौन सा होता है? एड्जॉर्प्शन। एंड दूसरा कौन सा होता है मैम? दूसरा हमारे पास होता है पार्टीशन। आगे देखते हैं ज़रा। अब हम यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि कितनी अलग अलग टेक्निक्स हैं, उनको किस किस तरीके से हमने आइडेंटिफाई किया है। समझिए, सबसे पहले तो आपके पास क्या होता है मैम? कॉलम क्रोमेटोग्राफी, जो कि मैंने अभी अभी बताया। देन पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी डिटेल में पढ़ाऊंगी। टीएलसी बहुत फेमस है, डिटेल में पढ़ाऊंगी। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। जीएलसी गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। GSC गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी एंड आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। दीज आर सम क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक जो कि डिटेल में हमें वाइंड अप करनी है। इनमें स्टेशनरी फेज क्या है, मोबाइल फेज क्या है, ये चीज़ें बेटा आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर तुमने ये याद कर लिया तो ना सिर्फ सेमेस्टर में बल्कि तुम अपने कॉलेज के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी अगर कभी बैठे तो यहाँ से डायरेक्ट सवाल तुमको देखने को मिलेगा। चलिए जी, स्टेशनरी फेज की अगर हम बात करें कॉलम में, तो स्टेशनरी फेज होती है सॉलिड, रेत है यार सॉलिड ही होगी। मोबाइल फेज लिक्विड। अगर आप बात करोगे पार्टीशन की तो यहाँ पर दोनों चीज़ें लिक्विड होती हैं। अगर आप पेपर क्रोमेटोग्राफी की बात करोगे तो क्या होगा मैम? पेपर है, पेपर तो सॉलिड है, तो स्टेशनरी फेज सॉलिड होती है, कुछ लिक्विड भी हो सकती है। एंड मोबाइल लिक्विड ही रहेगा। गैस लिक्विड मैम, इसके तो नाम से ही दिख रहा है, स्टेशनरी फेज लिक्विड होगी, मोबाइल फेज गैस होगी। गैस सॉलिड मैम, नाम से ही दिख रहा है, स्टेशनरी फेज सॉलिड होगी, मोबाइल फेज गैस। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में बेटा स्टेशनरी फेज सॉलिड होती है एंड मोबाइल फेज आपकी लिक्विड होती है। तो ये जितने भी मैंने स्टेशनरी एंड मोबाइल फेजेस लिए हैं ये पक्का से पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अगर क्लासिफिकेशन हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेशनरी फेज, तो देखो भाई, एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, पार्टीशन, आयन एक्सचेंज, मोलिकुलर एक्सक्लूजन। मोलिकुलर एक्सक्लूजन को हम जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी भी बोलते हैं, या इसी को साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी भी बेटा बोल दिया जाता है। हाँ, ये सारी चीज़ें आप आगे चल के पढ़ेंगे। अभी तो हमें सिर्फ मतलब ही नहीं, अभी तो हमें सिर्फ इंट्रोडक्शन जानना है। अगर बेड शेप के बारे में बात करें तो हमारी अलग अलग टाइप की क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक होती है, जैसे कॉलम हो गया, टीएलसी हो गया, पेपर हो गया। या फिर अगर फिजिकल स्टेट ऑफ मोबाइल फेज की बात करें तो गैस क्रोमेटोग्राफी, जहाँ मोबाइल फेज गैस होगी। लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, जहाँ मोबाइल फेज लिक्विड होगी। या एफिनिटी एंड सुपर क्रिटिकल, ये आपके सिलेबस में ज़्यादा नहीं है, तो आपको उतना डिटेल में नहीं पढ़ना, आपको बस इतना ही पढ़ना है। तो हमारे पास कितनी क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स आई मैम? दीज ऑल आर द क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स। एंड इन सभी क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स के अकॉर्डिंग ये उनके स्टेशनरी फेजेस एंड मोबाइल फेजेस हैं। तो अगर बेटा आपको यहाँ तक की सारी चीज़ें समझ में आई हैं तो ऐसा समझो कि मैंने आज क्रोमेटोग्राफी के बारे में जितना फाउंडेशन था वो तुम्हें समझा दिया। अगर तुम्हें ये फाउंडेशन समझ में आ गया तो बस ऐसा समझ लो कि तुम अब तैयार हो आगे के मेथड समझने के लिए। इस फाउंडेशन में कोई ज़रा सी भी डाउट ना रहने देना, अगर होता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। आगे की क्लास में अब हम कंटिन्यू करेंगे, जिसमें अब हम नेक्स्ट क्रोमेटोग्राफी के बारे में डिस्कस करेंगे और अपना पहला क्रोमेटोग्राफिक कंपाउंड बहुत डिटेल में कवर अप करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कॉलम क्रोमेटोग्राफी के साथ। आज की क्लास इंट्रोडक्शन था, फाउंडेशन था, जिसमें मैंने बहुत कुछ आपको वाइंड अप करवाया। कोई भी डाउट रहता हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। और एक और चीज़, आज की क्लास कैसी लगी, ये टेक्निक कैसी लगी, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड स्टे ट्यून विद फार्मेसी इंडिया प्लस।